हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सीटीपी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि खिलौने की आयु कहा जाता है। कह रहा है पूर्व वाली अवस्था को, उत्तर वाली अवस्था को, शैशवावस्था को, या इनमें से सभी। तो उत्तर है पूर्व वाली अवस्था को। ठीक है, पूर्व वाली अवस्था कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये 3 से 6 वर्ष तक चलती है, और उत्तर वाली अवस्था 6 से 12 वर्ष तक चलती है। ठीक है, या 6 से 9 वर्ष तक चलती है। ठीक, तो यहाँ पर आप ठीक कर लीजिए। यहाँ पे 36 नहीं होगा, 3 से 6 होगा। ठीक है, इस आयु वर्ग को खिलौनों की आयु कहा जाता है, क्योंकि इनकी अवस्था बालक अपने खिलौनों के साथ ही अपना जीवन व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वया संधि काल में निम्न में से कौन सा या बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होती है। कह रहा है प्रभुत्व या सत्ता के विपरीत विरोध, ये बाह्य से नहीं होता है। कह रहा है अशांति नहीं, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही या सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद है। ठीक है, इसकी मैंने व्याख्या नीचे कर दी है। कह रहा है वयसंधि एक संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मिश्रित गुणों से बनता है। इस अवस्था में बालक अस्थिर, अशांत तथा विद्रोही स्वभाव का होता है। सक्रिय खेलों के साथ बैठकर खेलना बाल्यावस्था के प्रमुख गुण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। बालकों के अधिगम और विकास में कह रहे परिवार, समूहवयस्क और टेलीविज़न, परिवार, समूहवयस्क और अध्यापक, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, परिवार, खेल एवं पर्यटन। देखो परिवार और समूहवयस्क तो ठीक है, लेकिन टेलीविज़न गलत है। कह रहे परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, परिवार एवं खेल एवं पर्यटन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी कि परिवार भी ज़रूरी है, समूह भी ज़रूरी है, और अध्यापक भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। कह रहे वृद्धि शारीरिक होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि मापनीय होती है, और वृद्धि जीवन पर्यंत तक चलती है। तो देखो वृद्धि जो होती है शारीरिक होती है। शारीरिक होती है तो उसकी मात्रा भी होती है, बिल्कुल मात्रात्मक भी होती है। जब मात्रा होती है तो मापा भी जा सकता है, इसलिए मापनीय भी होती है। कह रहा है वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये गलत है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि क्या होती है? कुछ समय बाद रुक जाती है। ये जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, वृद्धि क्या होती है? कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं निरीक्षण विधि में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निरीक्षण विधि में किया जाता है। अगर अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या व्यवहार विश्लेषण किया जाता है। देखो अपना अध्ययन नहीं किया जाता निरीक्षण विधि में। जब अपना अध्ययन नहीं किया जाएगा तो अपने व्यवहार का भी नहीं किया जाएगा। इसमें क्या किया जाता है? निरीक्षण विधि में दूसरों को निरीक्षण किया जाता है और दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है निरीक्षण प्रक्रिया में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों की जांच का अध्ययन करता है। निरीक्षण में स्वयं का मूल्यांकन करना पक्षपातपूर्ण होता है, इसलिए निरीक्षण विधि दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ताकि जांच पक्षपातपूर्ण ना होकर तटस्थ रहे। ठीक है, कह रहा है कि केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है। कह रहा है ये एक वैज्ञानिक विधि है, ये एक कौन सा सही नहीं है। अच्छा, कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। कह रहा है ये विधि बहुत जटिल है, ये सरल और सस्ती है, ये कारण का पता लगाकर समस्या को निदान करती है। तो केस विधि में देखो, केस हम किसी का करते हैं तो निदान तो करते हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन तो ठीक है। ठीक है, ये सरल और सस्ती विधि है, बिल्कुल ये भी ठीक है। कहता है ये वैज्ञानिक विधि, ये भी ठीक है, लेकिन ये विधि बहुत ही जटिल नहीं है, यही गलत है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है केस अध्ययन एक वैज्ञानिक विधि है।
ठीक है, पहला ऑप्शन आ गया। जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जाता है, ये बहुत ही सरल एवं सस्ती विधि है, ये भी ठीक है। इसमें घटना को उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। कह रहा है बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। कह रहा है सभी विकास का क्रम का पालन करते हैं। कह रहा है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल। कह रहा है सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है। कह रहा है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से चलते हैं। तो पहले नंबर से देखते हैं। कह रहा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल। सभी पहले शैशवावस्था में पहुंचते हैं, सभी बाल्यावस्था में पहुंचते हैं, फिर किशोरावस्था में पहुंचते हैं। पहले सभी रेंगना शुरू करते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं, फिर दौड़ना शुरू करते हैं। ये तो ऑप्शन ठीक हो गया। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल। एक भी क्षेत्र में विघ्न आने पर क्या होता है, हम पूरी तरह से सभी क्षेत्र में क्या हो जाती है, सभी क्षेत्र में क्या होता है, एक क्षेत्र में कमी आने पर क्या होता है, दूसरा क्षेत्र भी प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये वाला जिसे हम अंतर संबंध का सिद्धांत भी बोलते हैं ना, एक क्षेत्र प्रभावित हुआ तो दूसरा क्षेत्र भी प्रभावित होता है। तो ये वाला भी ठीक है। कह रहे हैं सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया होते हैं, ये भी ऑप्शन ठीक है। कह रहे हैं सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से होते हैं, ये गलत है। विकास जो है समान गति से नहीं होता। कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई देर में, कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई देर में, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये सिद्धांत क्या है, गलत है, क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। किसने कहा, ये स्किनर साहब ने कहा, है ना। जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कह रहे विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। कह रहा सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या साधारण से आसान की ओर। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अच्छा, इसकी व्याख्या पढ़ी नहीं पढ़ी देखते हैं। कह रहा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उदाहरणतः नवजात शिशु अपने शरीर के किसी अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है, बिल्कुल। ऐसा होता है बचपन में, जब हम बच्चों को कुछ उठाना होता है तो वो हाथ का इस्तेमाल नहीं करता, पूरे शरीर को आगे बढ़ाता है, ऐसे तो होता है। और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। कह रहे आत्म केंद्रित प्रवृत्ति कहते हैं, अहंकारी प्रवृत्ति कहते हैं, नार्सिसिज्म बोलते हैं, या हिप्नोटिज्म बोलते हैं। देखो आत्म केंद्रित नहीं होगा, अहंकारी भी नहीं होगा, ये होगा आपका नार्सिसिज्म। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपने आप को प्रेम करना नार्सिसिज्म कहलाता है, ठीक है। ऐसा होता है बच्चों में, क्या होता है, जो लड़की होती है उसमें इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, वो क्या होती है, पिता से प्रेम करती है। और जो लड़का होता है इसमें ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, वो क्या होता है, माँ से प्रेम करता है, ठीक है। क्वेश्चन, अच्छा ये इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। कह रहे मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया। पौराणिक कथा में नार्सिसिज्म नामक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया है। इस तरह की भावना शिशु में उच्च स्तर की होती है। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी है हमारा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है। कह रहा है अंतर संबंध से, या निरंतरता से, या एकीकरण से, या अंतःक्रिया का सिद्धांत है। तो अंतर संबंध किसे कहते हैं, शरीर का कोई भी एक हिस्सा खराब या डैमेज होने पर क्या होता है, उससे सारे हिस्से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि मेरे अब सिर में दर्द हो रहा है, मानसिक विकास में कुछ गड़बड़ हुआ, या मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं पढ़ नहीं सकता, ना तो हाथ से काम कर सकता हूँ। मतलब एक हिस्से में कमी आने पर दूसरा हिस्सा भी प्रभावित होता है। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, विकास निरंतर चलता है, कभी समाप्त नहीं होता है, ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत किसे कहता है, जैसे कोई बच्चा पहले अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, फिर हाथ का, फिर बाजू का, फिर उंगलियों का इस्तेमाल करता है ना। अंतःक्रिया का सिद्धांत ये भी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कभी समाप्त ना होने वाली निरंतरता का सिद्धांत, है ना। देखते हैं, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, जो जन्म से मृत्यु तक चलती है, ठीक है।
तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।